मुस्लिम वक्फ को लेकर अभी सरकार ने जो कानून बनाया था उसको लेकर के 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला, अंतरिम फैसला सुनाया है। उस फैसले को लेकर के बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मुस्लिम वक्फ ने कहा, मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि इसमें हमारी जीत हुई है, जबकि सरकार भी ये मानकर चल रही है कि उसमें उसकी ही जीत हुई है। बहुत से उसके जो लॉज हैं, जो कानून के, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमरोहा के मशहूर और मारूफ वकील जनाब मंसूर अहमद एडवोकेट साहब। हम आपका अपने यहाँ स्वागत करते हैं और मालूम करते हैं कि वक्फ को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। जी वकील साहब बताएं। देखिए, वक्फ का जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था 2025 का, जी, उसके सिलसिले में बहुत सी रिटें सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ सेक्शंस पे जो है स्टे कर दिया जी, और वही अभी चूंकि वो संविधान पीठ को सौंपा जाएगा, जी, फाइनल डिसीजन तो बाद में आएगा। फिलहाल तो कुछ धाराओं पे स्टे है। हाँ, जो अंतरिम आदेश दिया गया है, जिन पर स्टे दिया गया है, तो क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, एक सेक्शन थी जिसमें जिलाधिकारी को वक्फ प्रॉपर्टी तय करने का राइट दिया गया था। वही एक अहम सेक्शन थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब वो जो फैसला कलेक्टर का फैसला था वो काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि वो फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट करेगा। नहीं, इसके साथ साथ वकील साहब एक जो मुस्लिम औकाफ हैं उनके जो बोर्ड बने हुए हैं उसमें हिंदू सदस्य भी नामित किया जा सकते हैं और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, तो क्या इसको सही माना जा सकता है? ये तो सरासर गलत है जी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो उसके विपरीत था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की उस पर जी, और वो आगे चल करके शायद ये बात भी खत्म हो जाएगी। वकील साहब, कहीं ना कहीं कमी जो है, मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड कहें या वक्फ बोर्ड कहें, जितनी भी हमारी औकाफ की जगहें हैं वहां पर या तो ज्यादातर कब्जे हुए हुए हैं या जो वक्फ हैं उनके किराए बहुत कम आते हैं, तो क्या इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं माने गए हैं? देखिए, ऐसा है, वक्फ प्रॉपर्टी जो है ज्यादातर 1947 से पहले लोगों ने ज्यादा वक्फनामे लिखे जी, और 1952 में जमींदारी ऑब्लिगेशन एक्ट लागू हुआ। ठीक। और जब वो रिवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली हुई जी, तो उस वक्त लोगों ने वक्फ दर्ज नहीं कराया, ठीक। और उसका बहुत बड़ा नुकसान जो है आज को हमको झेलना पड़ा। अगर उस वक्त करा लेते तो शायद ये परेशानी हमारे सामने नहीं आती। वकील साहब, अमरोहा में वक्फ की कितनी जायदाद है? और यहाँ पर मैंने देखा एक स्टेशन पर ही एक मस्जिद की वक्फ की दुकानें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वहां पर लोग किराया तक देने को तैयार नहीं है। अगर सरकार कोई अमेंडमेंट लाई, कानून बनाया, तो इससे तो वक्फ को ही फायदा होता है या नहीं? वक्फ के किराए में बढ़ोतरी का तो कानून बन चुका है जी, और उसे जो है वो कानून किराया जो है सर्किल रेट के हिसाब से वसूल किया जा सकता, लेकिन औकाफ ने जिन लोगों को मुतवल्ली बना रखा है जी, वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं। ठीक ठीक, कानून तो बना हुआ है लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे। अमरोहा में बहुत सी दरगाहें हैं, बहुत सी कब्रिस्तान हैं, वो वक्फ है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। सवाल फिर वही पैदा होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड ने तो 2014 में कानून बनाया था किराएदारी का जी, और उसमें जो है वो उन्होंने साफ वाज़े तौर पर ये कहा था कि किसी भी मुतवल्ली का भाई बहन कोई रिश्तेदार, जी, दूर का रिश्तेदार भी वक्फ प्रॉपर्टी का किराएदार नहीं होगा। ठीक। लेकिन ज्यादातर अगर आप अमरोहा में देखेंगे जी, तो ज्यादातर किराएदार औकाफ की जायदाद के मुतवल्लियों के रिश्तेदार भाई बहन या मामा मामी या चाचा चाचा रिश्तेदार ही निकलेंगे, इसलिए इसमें दुश्वारी पैदा होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो वक्फ का कानून है, जो बना हुआ पहले से था, उसका जो है सही तरह से उसको लागू नहीं किया जा रहा। हाँ, उसका इन्फोर्समेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा जी, न उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा सही तरीके से, इसीलिए वक्फ जायदाद जो है खुर्द-बुर्द होती है। अब दूसरा सवाल, चूंकि आप वकील हैं, अमरोहा में काफी दिन से
इसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। तहसील भवन में ही वो आपका जो है रजिस्ट्री ऑफिस होना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सरकार की पॉलिसी जो है, तहसील को 3 जगह बांट दिया गया जी। और तहसील को बांटने का मंशा जो है जी, गवर्नमेंट का, तो एक तरफ सोचना यह है कि सबको सस्ता न्याय जी सस्ता और सुलभ सुलभ न्याय जी मिले। जी। लेकिन इसके बरक्स तहसील को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे गुलड़िया में तहसील जी बनाई जा रही है, जी जो नौगावा विधानसभा क्षेत्र में आती है। ठीक। गुलड़िया तहसील अमरोहा और आएगी वहां। आज तहसील अमरोहा की होगी जी जी। और गुलड़िया विधानसभा में तहसील जो है वो नौगावा विधानसभा में नौगावा लगेगी। विधानसभा जी, क्षेत्र में लगती है। बड़ा अजीब सी बात है ये। जबकि ये अमरोहा विधानसभा में ही तहसील बननी चाहिए थी। ठीक ठीक। चाहे जोआ रोड पे बनती, कहीं पर भी रोड बनती। पे बनती या घाट रोड पर ठीक बनती, ठीक ठीक। और वो अमरोहा की तहसील होती। जी ठीक। अब बड़ी अजीब सी बात है कि नौगावा विधानसभा में 2 तहसीलें होंगी, एक जाहिर सी बात गुलड़िया में है, है और एक नौगावा में। नौगावा में है। दूसरी बात ये कि रजिस्ट्री ऑफिस जो है 2011 में जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शासन आदेश जारी किया था जी कि रजिस्ट्री ऑफिस जो है वो तहसील परिसर में ही स्थापित हुआ। ठीक। और उस शासन आदेश का वायलेशन है जी, ये तहसील से रजिस्ट्री ऑफिस जो है रोड पर बनाया जा रहा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो वायलेशन है वो। जिससे पब्लिक को बेइंतहा परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक ठीक। तो अब उसके लिए जो आपका एजिटेशन चल रहा था वो अभी जारी है? एजिटेशन तो राजनीतिक लोग जो हैं वो अपने फायदे से एजिटेशन को डाइवर्ट कर देते हैं। उसी का नतीजा भी यही हुआ कि जो आंदोलन चल रहा था जी वो डाइवर्ट हो गया कुछ राजनीतिक कारणों से। लेकिन इसका वाहिद हल यह है कि इस सिलसिले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर करके जी रिलीफ हासिल की जा सकती है। तो क्या इस तरह आपका इरादा है इस वकीलों का? सिलसिले में कार्रवाई हमने की है, जी सब लोगों को पत्राचार किया है जी जी, और जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। ठीक। इसमें किसान यूनियन भी आपके साथ आई, उसने भी धरने प्रदर्शन में आपका साथ दिया, तो क्या आप उसको सही मानते हैं? देखिए, किसान हर चीज का, किसानों का आंदोलन अलग होता है, वकीलों का आंदोलन अलग होता जी है। जी, और सारी जनहित की समस्याएं थी, ठीक ठीक। तो उन्होंने हमारा समर्थन दिया, तो हम उनका स्वागत। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां अभी 23 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आजम खां की शख्सियत जो है जी, वो एक मिशन है। ठीक ठीक। और उन्होंने जो मिशन तालीम के मैदान में शुरू किया जी, वो मैंने पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मुस्लिम रहनुमा में नहीं देखा। ठीक ठीक ठीक। उन्होंने सबसे पहले इस्लाम में अगर कुरान शरीफ में कोई आयत आई है जी जी, तो इकरा बिस्म रब्बिक से आई है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजम खान साहब ने कुरान जी। शरीफ की इस आयत से एक बहुत बड़ा कारनामा तालीम के सबक हासिल करके जी बहुत बड़ा कारनामा तालीम के मैदान में अंजाम दिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से जी, एक यूनिवर्सिटी रामपुर में कायम की, ठीक ठीक, जो काबिल मुबारकबाद है बहुत बेहतर। और आने वाली नस्लों के लिए जी, एक पैगाम। ठीक। क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े बड़े सियासी लोग, बड़े बड़े सरमायादार जी अपने बाप दादा के नाम पर भी स्कूल का या कॉलेज का नाम या मेडिकल कॉलेज का नाम रखने में कतराते हैं। जी, लेकिन आजम खां की शख्सियत है जी, कि उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनाई। ठीक। और उन्होंने किसी से दब के काम नहीं किया, बेहतर बेहतर। बल्कि अपने वजूद पर जी, उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी की। जबकि अगर ये कहा जाए जी, कि रामपुर नवाबों की बस्ती थी, ठीक, बिल्कुल, और नवाबों के पास तमाम साधन थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं दिया। जी, और आजम खान जैसे आदमी ने जी, एक मामूली घर में पैदा होने के बाद वो रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाकर नवाबों के मुंह पर तमाचा मारा। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी बात है ये। आप उनकी इस बात की तारीफ कर रहे हैं और वाकई ये बात काबिल सताइश भी है कि उन्होंने कौम को एक तोहफा दिया है तालीम के मैदान में। आपसे बात करने के लिए
वकील साहब बहुत और बहुत सर सैयद अहमद खां के बाद जी अगर कोई आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुआ तो वह उसका नाम आजम खां है, जी जिन्होंने तालीम के मैदान में बेइंतहा काम किया। और साथ ही साथ मैं उनकी इसलिए भी कदर करता हूँ जी कि उन्होंने कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किया, जेल जाना पसंद किया, जी समझौता करना पसंद नहीं किया। और इसीलिए आज मुसलमानों को ऐसे ही रहनुमाओं की जरूरत है जिस तरीके से आजम खां का किरदार। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।